हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन से आप समझते क्या हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य होता है कि गांव का प्रशासन स्वयं करना। यहाँ के गांव का प्रशासन वहाँ के चुने गए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से गांव का प्रशासन करना। ये जो ग्रामीण प्रशासन है, ग्रामीण प्रशासन की जो बात हम आज करते हैं, यह प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। यह आज का कोई नया विषय नहीं है। हमारे वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में इस ग्रामीण स्वशासन का उल्लेख मिलता है। चूंकि भारत किसका समूह है? ग्रामों का समूह है। भारत ग्रामों का समूह है। यह गांव वाला देश है। तो गांव का प्रशासन वहां के नागरिकों के द्वारा जब स्वयं होता है तो वह स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। तो ये जो ग्रामीण स्वशासन है, यह वैदिक काल से ही चला आ रहा है। मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में वैदिक काल में भी जो गांव का प्रशासन होता था, वहां के सभा और समितियों के द्वारा होता था। सभा और समिति, यह दो संस्था होती थी। सभा किसको कहते हैं? गांव के लोगों को सभा कहते हैं। यानी गांव के लोगों, जितने भी लोग होते थे, गांव के लोग एक जगह एकत्रित हो जाते थे और सारे गांव के लोग एक कमेटी का निर्माण करते थे। 5, 8, 10 एक कमेटी का निर्माण करते थे। यही कमेटी गांव का प्रशासन करती थी। यानी कि गांव की जो समस्याएं क्या है, समस्याओं को खुद सुलझाती थी। ये किसी केंद्रीय शासन के द्वारा केंद्रीय शासन के द्वारा ये नहीं समझाया जाता था। यानी कि स्थानीय जो समस्याएं हैं वह स्थानीय लोगों के द्वारा सुलझा ली जाए। इसके लिए विभिन्न आय थे, जो आय उनके द्वारा लगाया जाता था और जनता के द्वारा इकट्ठा किया जाता था। उसी से उनका प्रशासन होता था। तो वैदिक काल में सभा और समिति दो प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में भी यह सभा और समिति दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है और इनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। रामायण काल में, महाभारत काल में, रामायण और महाभारत काल में भी इन सभा और समितियों का उल्लेख मिलता है। यानी कि ग्रामीण प्रशासन का उल्लेख मिलता है कि गांव का एक अधिकारी होता था, गांव की समस्याओं को सुलझाता था। समस्याएं नहीं सुलझती थी तो वह फिर बड़े राजा के पास जाता था। तो इस तरह से रामायण महाभारत काल में, यहाँ तक कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में आदर्श ग्राम का उल्लेख मिलता है कि आदर्श ग्राम क्या होता है। आदर्श ग्राम का उल्लेख मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। बौद्ध काल में हम देखते हैं, बौद्ध काल में भी गांव का प्रशासन एक स्थानीय अधिकारी के द्वारा किया जाता था, जिसको भी गोप कहा जाता था। यह जो गोप होता था, गांव का अधिकारी होता था और यह गांव से कर इकट्ठा करके बड़े राजा के पास पहुंचाता था। तो इस तरह से गांव का प्रशासन स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता था। जो स्थानीय समस्याएं होती थी, गांव के प्रतिनिधियों के द्वारा ही सुलझा ली जाती थी। मनुस्मृति में विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख मिलता था, जैसे कि ग्रामिक हुआ करते थे। यह एक गांव का अधिकारी होता था। दसिक, यह कितने गांव का होता था? 10 गांव का अधिकारी होता था। सतपाल, यह 100 गांव का अधिकारी होता था। सहस्त्रपति, यह 1000 गांव का अधिकारी होता था। 1000 गांव का अधिकारी होता था।
और जो ये दसिक होता था, जो ग्रामिक होता था गांव से कर इकट्ठा करता था, दसिक जो होता था वह 10 गांव से इकट्ठा करता था, सतपाल जो होता था वो 100 गांव से कर इकट्ठा करता था, सहस्त्रपति जो 1000 गांव से कर इकट्ठा करता था और यह एक बड़े राजा के पास यह सब कर पहुंचाते थे और बड़े राजा के माध्यम से गांव की जो समस्याएं होती थी वह दूर की जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो गांव का प्रशासन है वह गांव के प्रतिनिधियों के द्वारा सुलझाई जाती थी। अरस्तु और प्लेटो के काल में भी हम लोकतंत्र को देख सकते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को देख सकते हैं। अरस्तु, प्लेटो, चाणक्य, मनुस्मृति, यानी कि जो गांव की समस्याएं हैं वह ग्रामीण गांव के लोगों के द्वारा ही सुलझा ली जाती थी। सभी लोग बैठकर मिलजुल कर एकत्रित होते थे और मिलजुल कर अपनी समस्याओं को सुलझाते थे। तो 10वीं शताब्दी के पूर्व, 10वीं शताब्दी के पूर्व जो है इनका उल्लेख मिलता है। 10वीं शताब्दी के पूर्व इनका उल्लेख मिलता है। जो स्मिथ हैं, अल्तेकर हैं, स्मिथ और अल्तेकर, यह जो दो अनुसंधान करता है, यह भी रिसर्च करने के पश्चात इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मौर्य काल में भी, मौर्य काल तक ये संस्थाएं विद्यमान थी और मौर्य काल जब आया, मौर्य काल में चूंकि केंद्रीकरण हो गया, शासन का केंद्रीकरण हुआ, लेकिन उन्होंने ग्रामीण स्वशासन को कोई नष्ट नहीं किया। और उसके बाद मध्य काल आया, यानी कि मुस्लिम काल आया। मुस्लिम काल में भी इस पंचायतों को या स्थानीय स्वशासन को नष्ट नहीं किया गया, यानी पहले यह नष्ट नहीं किया गया। मुस्लिम शासकों ने इस स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को अपने हक में उपयोग करना शुरू किया था, लेकिन जब उनका शासन का जो स्वरूप था वह अस्थायित्व पकड़ लिया, अस्थायी हो गया, वह मुस्लिम शासक जड़ जमा लिए, तो उन्होंने धीरे धीरे जमींदारी प्रथा प्रारंभ कर दी, जागीरदारी प्रथा प्रारंभ कर दी और फिर उन्होंने एक जागीरदार को विशेष भूमिका मालिक बना दिया और ये संस्थाएं, जो पंचायती संस्थाएं जो थी वह नष्ट प्राय हो गई, वह नष्ट या समाप्त हो गई थी। उसके पश्चात मुस्लिम काल के पश्चात 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी वह अपना व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ के धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक फूट को देखकर यह धीरे धीरे विभिन्न राज्यों को कब्जा करने लगती है, आधिपत्य स्थापित करने लगती है और अंतिम रूप से 1765 में इसने 1765 में, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में पूरे बंगाल को अपने हाथों में ये ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है शुरू में इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, पंचायती राज संस्थाओं की तरफ या स्थानीय स्वशासन की तरफ ये कोई ध्यान नहीं देती है। इनका ध्यान जाना शुरू होता है 1864 से। 1864 में जो क्रांति होती है, 1857 की क्रांति होती है। क्रांति के पश्चात भारत का संपूर्ण साम्राज्य जो होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाता है, बरतानिया हुकूमत के हाथों में आ जाता है। बरतानिया हुकूमत अब भारत का शासन करने लगती है, यानी कि ब्रिटिश सरकार भारत का शासन करने लगती है। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है, भंग कर दी जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे भारत के लिए कानून बनाना शुरू किया, जैसे 1858 का अधिनियम बना, 1861 का अधिनियम बना, फिर 1864 में इस स्वशासी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है, मान्यता प्रदान कर दी जाती है। यानी कि यह आवश्यकता महसूस की जाती है कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए और इसके लिए ब्रिटिश सरकार मान्यता दे देती है। फिर 1870 में लॉर्ड मेयो होते हैं, लॉर्ड मेयो ने इस यानी कि ग्रामीण संस्थाओं को या पंचायतों को ये कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किए जाने की वकालत करते हैं, यानी कि कार्यात्मक स्वतंत्रता, कार्यात्मक और वित्तीय सहायता दिए जाने की वकालत करते हैं। कौन? लॉर्ड मेयो करते हैं वकालत 1870 में, ये वकालत करके चले जाते हैं। फिर जो क्रमबद्ध रूप से और पंचायतों की रूपरेखा जिसने प्रस्तुत की
वह होते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 में लॉर्ड रिपन भारत आते हैं। लॉर्ड रिपन भारत आते हैं और 1882 में ये पंचायतों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, यानी कि स्थानीय संस्थाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। स्थानीय संस्थाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं और लॉर्ड रिपन ने ये जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, पंचायती व्यवस्थाएं होती हैं, उसको दो भाग बताते हैं। पहला भाग क्या होता है? उपखंड होता है, यानी पहला भाग जो होता है उपखंड, या इसको तालुका बोर्ड कहा जाता है। तालुका बोर्ड कहा जाता है, तालुका बोर्ड। दूसरा जिला बोर्ड। इन्होंने जिला बोर्ड की भी वकालत की, जिला बोर्ड बनाया भी इन्होंने। तो जिला बोर्ड बनाते हैं और उपखंड एक तालुका बोर्ड, यानी कुछ गांव को मिलाकर यह एक उपखंड या तालुका बनाने का सुझाव देते हैं। इन्होंने ये स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो ये जो इन्होंने 1882 में लॉर्ड रिपन ने सुझाव दिया था, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इनको। और लॉर्ड रिपन को जनक भी कहा जाता है। जनक किसका? स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है इनको। 1882 में कुछ संस्थाएं स्थापित हो जाती हैं, कार्य करने लगती हैं। फिर इसकी जांच पड़ताल के लिए, यानी कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की जांच पड़ताल के लिए 1907 में एक कमेटी और बनाई जाती है। 1907 में एक कमेटी वह बनाई जाती है, CEH हाउस। हाउस की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। इस कमेटी को राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का नाम दिया जाता है। विकेंद्रीकरण आयोग का नाम दिया जाता है, या इसको हम शाही आयोग भी कहते हैं। शाही आयोग भी कहते हैं इसको, शाही आयोग कहते हैं। 1907 में इसको गठन किया जाता है और यह 1909 में अपनी रिपोर्ट दे देती है। 1909 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की भारत सरकार को, यानी कि ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत कर दिया था। फिर 1915 में उसमें लॉर्ड हार्डिंग होते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने भी इस पंचायती राज संस्थाओं को, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को मजबूत बनाने की वकालत की, किसको मजबूत बनाया जाए। और फिर 1919 में आ जाता है भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत दैध शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है। दैध शासन की स्थापना की जाती है। और जब दैध शासन की स्थापना की जाती है 1919 भारतीय शासन, यानी कि इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसमें मॉन्टेग्यू जो होते हैं भारत सचिव होते हैं और चेम्सफोर्ड जो होते हैं वह वायसराय होते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी 1919 के भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है और इसके तहत दैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। दैध यानी कि प्रांतों में भी दैध शासन प्रणाली, केंद्र में दैध शासन प्रणाली की स्थापना कर दी जाती है। और दैध शासन प्रणाली जिसके जनक कौन है? लायोनील कॉर्टिश। लायोनील कॉर्टियस को जाना जाता है दैध शासन प्रणाली को। और इसमें जो स्थानीय विषय थे, यानी कि स्थानीय स्वशासन जो थे, वह हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया। स्थानीय स्वशासन को किसके अंतर्गत रखा गया? हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया। और आरक्षित विषयों पे अधिकार किसका होता था? पूर्णतः गवर्नर का होता था।
आरक्षित विषयों पर। अधिकार गवर्नर का होता था, यह गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से शासन करता था इन विषयों पर, और यह इन विषयों के प्रति ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था। जबकि हस्तांतरित विषय जो होते थे वह गवर्नर अपनी मंत्रियों के माध्यम से शासन करता था। यह मंत्री जो थे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इस तरह से हस्तांतरित विषय है, फिर आरक्षित विषय है, तो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत इसको रखा गया। और 1920 के अंतर्गत इसके लिए कानून बनाया गया और विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया, स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। जैसे संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार इत्यादि, मद्रास इत्यादि राज्यों में इसके लिए कानून बनाया गया और इसको लागू किया गया। फिर 1935 का भारतीय शासन अधिनियम बनता है। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम बनता है, लेकिन इस स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, बल्कि जो स्थानीय स्वशासन होता है यह राज्य का विषय बन जाता है। यह किसका विषय बन जाता है? राज्य का विषय बन जाता है। यह स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय बन जाता है 1935 के भारतीय शासन के अधिनियम के अंतर्गत। उसके पश्चात आंदोलन होते रहते हैं, यानी कि स्वतंत्रता के उपरांत जो होता है, उस स्वतंत्रता के उपरांत 1951-52 में चुनाव कराए जाते हैं। 1951 और 52 में चुनाव कराए जाते हैं। 1951-52 में चुनाव कराए जाते हैं और प्रथम सरकार बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसको यानी कि गांव की दशा और दिशा दोनों सुधारने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वह 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया जाता है। यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह अमेरिकी ब्लॉक मॉडल के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया जाता है कि गांव का अधिक से अधिक विकास किया जाए, गांव का अधिक से अधिक हम भला करें। और 1953 में इसी के तहत 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा स्थापित की जाती है। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर लागू किए जाते हैं, जिले स्तर पर लागू किए जाते हैं, तो इनकी समीक्षा करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की जाती है और 57 में ही रिपोर्ट यह दे देती है। 57 में रिपोर्ट दे देती है और इसमें इनकी जो समीक्षा की गई थी, यह समीक्षा की गई थी कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किए गए हैं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा लागू किए गए हैं, इनके ऊपर काफी धन खर्च किया जा रहा है और पैसों की बंदरबांट हो रही है। ग्रामीण नेतृत्व की बात इसमें नहीं की गई है। जब तक ग्रामीण नेतृत्व नहीं होगा, यानी कि परियोजनाओं में, योजनाओं में या स्थानीय स्तर पे जब तक ग्रामीण नेतृत्व नहीं होगा, तब तक हम गांधी जी के सपनों को पूरा नहीं कर सकते। यानी कि अनुच्छेद 40 के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है, पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है, हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। पंचायत का गठन ये गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित है, क्योंकि गांधी जी जब आंदोलन चलाते थे तो पंचायतों के गठन पर बल देते थे। और पंचायत का मतलब है 5 लोगों की परिषद, 5 लोगों का समूह, जो कि निष्पक्ष रूप से सारी समस्याओं का निपटारा करे। तो पंचायतों की स्थापना पर बल दिया गया। 40 में यह कहा गया कि राज्यों का यह दायित्व होगा कि ग्राम स्तर पर पंचायतों की स्थापना करें। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट बलवंत राय मेहता कमेटी ने यह रिपोर्ट दिया कि जब तक ग्रामीण नेतृत्व नहीं होगा तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं हो सकता है। यानी कि जब तक हम पब्लिक के हाथ में सत्ता नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, दायित्व नहीं देंगे, तब तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण संभव नहीं हो सकता है। और इसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपना सुझाव दिया, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उसने सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति 1957। पहला, यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करती है अपनी कमेटी में, अपने रिपोर्ट में त्रिस्तरीय। यह 3 स्तर कौन कौन होंगे? पहला, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला पंचायत परिषद, जिला परिषद। यह 3 स्तरीय संस्थाओं की स्थापना करने का सुझाव देती है बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता कमेटी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो उसने शुरुआत किया है या उसने परामर्श दिया भारत सरकार को, तो 1958 में क्या होता है? 1958 में एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको अप्रूवल कर दिया और इसको लागू करने का सुझाव दे दिया। तो जब भारत सरकार को यह योजना पसंद आई, यानी कि बलवंत राय मेहता की जो रिपोर्ट थी और उनकी जो अनुशंसा की गई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, भारत सरकार को पसंद आ जाती है। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको अप्रूव कर देती है कि हाँ ये योजना ठीक है, इसको लागू किया जाना चाहिए। तो प्रायोगिक तौर पे इसको हम पायलट योजना भी कहते हैं। प्रायोगिक तौर पे सबसे पहले सर्वप्रथम इसको कहां लागू किया गया? आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। अब आंध्र प्रदेश में जब इसको लागू कर दिया गया, कुछ गांव में लागू कर दिया गया, तो यह योजना सफल होने लगी। तो उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को इस योजना की शुरुआत कहां की जाती है? राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ कर दी जाती है और इसी दिन पूरे, यानी कि संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया जाता है। इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है, संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया जाता है। और इस तरह से जो राजस्थान होता है, यह पहला प्रदेश है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया। यह पहला प्रदेश है जहां पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया। उसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। 1960 में असम में लागू किया गया। 1960 में असम में लागू कर दिया जाता है और 1960 में ही तमिलनाडु और कर्नाटक में भी लागू कर दिया जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू कर दिया जाता है। 1962 में यह महाराष्ट्र में लागू किया जाता है। 1962 में महाराष्ट्र में लागू किया जाता है। 63 में गुजरात में लागू किया जाता है और 64 में पश्चिम बंगाल में। 1963 में पंजाब में
और 1964 में कहाँ लागू किया जाता है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे यह संपूर्ण भारत में यह पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया जाता है। तो इस तरह से बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसी रिपोर्ट पे आज तक पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही है। तो इस तरह से हम बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहते हैं। वास्तुकार, बलवंत राय मेहता को क्या है? ये वास्तुकार है। वास्तुकार किसके वास्तुकार है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार हैं, या इसको हम शिल्पी भी कहते हैं। इनको हम शिल्पी भी कहते हैं, या त्रिस्तरीय राज व्यवस्था का इनको हम जनक भी कहते हैं। जनक, बलवंत राय मेहता कमेटी को हम, बलवंत राय को हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था का, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहते हैं, और इनको पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। तो इसको ध्यान में आप लोग रखिए। ये कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस कमेटी की अनुशंसा पर लागू की गई? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन है? बलवंत राय मेहता। सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण प्रदेश में सबसे पहले कहां लागू, यानी पंचायती राज व्यवस्था का वैधानिक रूप से शुरुआत कहां किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, नागौर जिले में, संपूर्ण राजस्थान में। इस तरह राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला प्रदेश बना। ये 2 अक्टूबर क्यों? 2 अक्टूबर क्योंकि इस दिन गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, इसलिए 2 अक्टूबर को ही यह योजना लागू की गई। बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुसार यह चल रहा था, यानी कि स्थानीय स्वशासन चल रहा था, अपना काम कर रहा था। लेकिन 1977 में फिर एक कमेटी गठित की जाती है, दूसरी कमेटी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है 1977 में। अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है, क्योंकि यह जो कमेटी अब इसकी समीक्षा करने के लिए कि पंचायती राज व्यवस्था ठीक से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ कमियां हैं, क्या कमियां हैं, कौन सी समस्याएं हैं, इनके निराकरण के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई 1977 में, सितंबर 1977 में। और इसमें 13 सदस्य थे, 13 सदस्य थे। और अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। अगस्त 1978 में इसने रिपोर्ट दी। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, लेकिन अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय सुझाव दिया। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इसने सुझाव दिया था। इसने कहा था कि जिला स्तर पे जिला परिषद होगी, जिला परिषद होगी, और मंडल स्तर पे मंडल परिषद होगी, मंडल पंचायत होगी। यह मंडल पंचायत जो है 10 से 15 गांव के बीच स्थापित होगा, और इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, यानी कि इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तो पहला तो इसने ये सुझाव दिया था कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। दूसरा इसने ये सुझाव दिया था कि इसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी भी की जाए, राजनीतिक दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित किया जाए, और अपना वह चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ें। तीसरी जो इनकी अनुशंसा थी कि इनका चुनाव जो होगा वह प्रत्यक्ष होगा। चुनाव क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, और जो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन इनकी सिफारिशों को भारत सरकार अपर्याप्त मानी और इसको अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इनके फाइल को रिजेक्ट कर दी। इनकी रिपोर्ट सही नहीं है, इनकी रिपोर्ट लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से इसकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया।
तो ये इसमें से इस टॉपिक से यह क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की थी? राजनीतिक दलों की भागीदारी किसने सुनिश्चित की थी? अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट ने। अब ये बात आता है, अब अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट जो है अस्वीकृत कर दी जाती है। फिर जो कमेटी बनती है 1977, फिर 1985 में डॉक्टर पी वी के राव समिति 1985 में बनती है। और यह अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय सुझाव दिया था। 1, 2 अशोक मेहता जिला परिषद और मंडल पंचायत द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। लेकिन ये जो इस कमेटी का जो गठन किया गया 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था, योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था, इसका गठन किया गया था। और यह कमेटी 1946 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1946 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या उल्लेख किया था? इसने 4 स्तरीय सुझाव दिया था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को 4 चतुर्थ स्तरीय करने का सुझाव दिया था। 4 स्तरीय कौन कौन सी थी? 4 स्तरीय पहला था, एक सबसे उच्च स्तर पे जो है राज्य विकास परिषद हो, राज्य विकास परिषद हो, सबसे उच्च स्तर पे राज्य विकास परिषद हो। फिर द्वितीय स्तर पे जिला परिषद हो, जिला परिषद हो। तृतीय स्तर पर मंडल पंचायत हो, मंडल पंचायत हो। चतुर्थ स्तर पे ग्राम सभा हो, ग्राम सभा हो। तो इस तरह से इसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को 4 स्तरीय करने का सुझाव दिया था। और फिर इसने दूसरा क्या सुझाव दिया कि नियमित चुनाव हो पंचायतों का, यानी कि जो 5 वर्ष के पश्चात होता है तो वह नियमित चुनाव। तीसरा इसने यह सुझाव दिया था कि एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, आरक्षण का प्रावधान किया जाए। लेकिन भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट को अपर्याप्त माना, उसको यह रिपोर्ट पसंद नहीं आई और इस रिपोर्ट को भी क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है, इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है। फिर 1985 के बाद, तुरंत बाद, जब यह रिपोर्ट अस्वीकृत हो जाती है, रिपोर्ट भारत सरकार को पसंद नहीं आती है, तो भारत सरकार फिर एक कमेटी गठित करती है 1986 में। चौथी कमेटी का गठन किया जाता है। चौथी कमेटी का डॉक्टर LM सिंघवी समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति कब गठित किया जाता है? 1946 में गठित किया जाता है डॉक्टर LM सिंघवी समिति। लक्ष्मी मल सिंघवी के अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा यह कमेटी बनाई जाती है पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की समीक्षा करने के लिए, उसमें सुझाव देने के लिए। और इसने भी 1986 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसकी जो सिफारिशें थी, इसकी क्या सिफारिशें थी? पहला, इसकी सिफारिश थी कि पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए, संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। दूसरा, नियमित चुनाव हो, संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए, नियमित चुनाव हो और गैर दलीय यानी कि दलीय भागीदारी न हो, गैर दलीय हो, दलीय भागीदारी इसमें न हो। और इसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। न्याय पंचायत के अंतर्गत ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की जाए, यानी कि
8-10 गांव बनाकर एक क्या बनाया जाए, न्याय पंचायत बनाया जाए। ये न्याय पंचायत में एक कार्य होगा कि जो गांव के जो छोटे छोटे मुकदमे होंगे यह ग्राम स्तर पर ही सुलझा लिया जाएगा। तो ये इस तरह से एक न्याय पंचायत की स्थापना करने का सुझाव इसने दिया। और इसने यह सुझाव दिया कि वित्तीय सुरक्षा दी जाए, वित्तीय सहायता या वित्तीय सुरक्षा दी जाए, वित्तीय सुरक्षा दिया जाए। तो इस तरह से डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति की रिपोर्ट ने ये विभिन्न प्रतिवेदन सरकार को सौंपे, विभिन्न सुझाव सरकार को दिए, लेकिन इनको भी अपर्याप्त मानते हुए इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर पांचवी जो कमेटी गठित की जाती है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, वह कमेटी होती है पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति कब गठित की जाती है? इसके एक साल के बाद 1986 और 1987, 1988 में पी.के. थुंगन समिति का गठन किया जाता है। और ये पी.के. थुंगन समिति भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करते हैं, संवैधानिक दर्जा देने की मांग करते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन को जब तक संविधान में मान्यता नहीं दी जाएगी तब तक इसके लिए सुचारू रूप से कार्य नहीं हो सकते हैं, सुचारू रूप से कार्य नहीं हो सकते हैं। और जब तक इसको संविधान इसमें यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं जोड़ा जाएगा तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है, लोगों की उत्तरदायित्व की भावना विकसित नहीं हो सकती है। तो इसको देखते हुए यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग किसने की थी? डॉक्टर एल.एम. सिंघवी की समिति ने की थी और पी.के. थुंगन समिति ने की थी। तो इनके रिपोर्ट के आधार पर उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, 89 में भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? राजीव गांधी थे भारत के प्रधानमंत्री। तो इस समिति के अनुशंसा के आधार पर इन्होंने 64वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित कराना चाहा, लेकिन यह लोकसभा में पारित हो गया। लोकसभा में यह 64वां संवैधानिक संशोधन लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। और यह विधेयक जो होता है क्या हो गया? समाप्त हो गया, क्योंकि जो संविधान से संबंधित संशोधन विधेयक होते हैं उनको दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है। यदि एक सदन पारित करता है, दूसरा सदन पारित नहीं करता है, तो वह विधेयक क्या हो जाता है? असफल, वह विधेयक समाप्त हो जाता है। फिर 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं 1992 में। तो उन्होंने इस संशोधन में 64वां संवैधानिक संशोधन में कुछ परिवर्तन किया, कुछ इसमें सुधार किए, और परिवर्तन करने के पश्चात 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम उन्होंने संसद में लाया। और जब संसद में लाते हैं तो लोकसभा इसको 22 दिसंबर को पास कर देती है और राज्यसभा 23 दिसंबर को पास कर देती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा 22 और 23 दिसंबर को इसको पास कर देती है। फिर 17 राज्यों का अनुमोदन हो जाता है, 17 राज्यों का अनुमोदन मिलने के पश्चात 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है। जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो 24 अप्रैल 1993 को यह 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो जाता है, पूरे देश में लागू हो जाता है।
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम क्या है और फिर पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसकी संरचना क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।